जैसे लाल किले वाली घटना है, किसानों का आंदोलन था, किसान इतना आतंकवाद से जुड़ी हुई घटना से कनेक्ट नहीं हो सकता। वो अपनी मांग तो रख सकता है, लेकिन वो लाल किले पे झंडा उतारे चढ़ाए या पुलिस के लोगों से जो कि किसान परिवारों से ही आते हैं उनके साथ मारपीट करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लगता है कि इसके पीछे वो ताकतें जो भारत को तोड़ने के लिए पहले से ही काम कर रही हैं, उन्होंने अपना तरीका बदल दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। देखो तरीका क्या बदल दिया है, एक्चुअली ये लोग घबरा गए हैं। ये घबरा इसलिए गए हैं कि इनको लगा कि यहाँ पे जिस तरीके से हमारी कंट्री का सक्सेस हो रहा है, जिस तरीके से हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है, आपने देखा कोविड की सिचुएशन हुई है, किस तरीके से कंट्री ने टैकल किया है। कंट्री की IMF की रिपोर्ट आती है कि यहाँ पे जो प्रोग्रेस होगी वो होगी 11.5%। इससे घबरा गए। मैं आपको बताऊँ, दूसरी बात है कि इंडिया के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। चाइना यहाँ पे लगा रहा है, चाइना को हमने बॉर्डर में इस टाइम पे खदेड़ दिया। बिल्कुल कभी नहीं ऐसा हुआ। मैं भी देखा हूँ, बॉर्डर में रहा हूँ, हमने कभी चाइना को फेस ही नहीं किया। फेस क्या नहीं है कि अब 9 महीने के बाद खड़े रहे चाइना की हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की, उसको हमने किया। पाकिस्तान का देख लिया क्या हाल किया। पाकिस्तान इस टाइम पे ग्रे लिस्ट में बैठा हुआ है FATF की, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया। वहाँ पे टर्की बैठा हुआ है, क्योंकि एक हमारी हिंदू कंट्री है और ये हमको अंदर से अब देख रहे हैं कि अंदर से इनको नुकसान पहुँचाया जाए। यहाँ पे जो टर्की है या वो सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है, PFI को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई इशू नहीं था फार्मर्स का इशू, तो ये बिल तो कब पास हो गया था, इसका इशू बाद में उठाया। हाँ, 6 महीने बाद। और वो भी क्या था कि मैं देखता हूँ कि राहुल गांधी बाहर गए थे तो उसके आने के बाद हुआ। पहले वो था, उसके बाद वायलेंस ज़्यादा होनी शुरू हो गई। तो एक ये जो चीज़ चल रही है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की। आप देखिए, एक डेबी अब्राहम थी, UK की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वो इंडिया में आने की कोशिश की, इंडिया ने उसको नहीं आने दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान के ISI के उस पेरोल पे है। ऐसे बहुत से हैं जहाँ पे कंट्रोल किया हुआ, मीडिया को कंट्रोल किया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट एक तरीके से ये लगी है, आप देखिए क्यों नहीं लाल किले पे जब ये वायलेंस हुई, क्यों नहीं गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। पुलिस खड़ी थी, पुलिस के पास डंडे थे, जब वहाँ वायलेंस करने वाले थे उनके पास डंडे क्या, उनके पास लाठियाँ थी, रॉड्स थी, उनके पास तलवारें थी, ट्रैक्टर थे जो लोगों के ऊपर चढ़ा रहे थे, और पुलिस वाले बेचारे वहाँ खड़े रहे। पुलिस वालों को 1 से लेकर के 1 to 50 नंबर था। अगर एक पुलिस वाला है तो 50 राइटर्स थे। गवर्नमेंट चाहती तो उस टाइम पे गोलियां चला के इनको भून के बिठा देती। अगर गोली चलाती गवर्नमेंट तो इंटरनेशनल इसके ऊपर रिपरकशंस होते, इंटरनेशनल में शोर में किया जाता। कुछ नहीं करने के बाद भी ये इंटरनेशनल शोर मचाने की कोशिश की। इवन USA के अंदर वहाँ के गवर्नमेंट ने कहा कि आपके यहाँ पे वायलेंस हुई है और हमसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बड़ा फर्म रिप्लाई दिया कि आपके कैपिटल हिल में वायलेंस हुई, 5 लोग मारे भी गए, हमने गोली भी नहीं चलाई, और हमने उसका इशू नहीं उठाया कि हम ये इशू उठाएं, पहले आप अपनी गिरेबान में जाके। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी शोर मचाया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बड़ा करारा जवाब दिया। उन्होंने दोबारा इंडिया से कहा कि नहीं, मुझे अब कोविड की डोज चाहिए। इवन मैं बताऊं कि जब ये सारा कुछ होने के बाद एक और डेवलपमेंट हुई है, वो हुई है कि जो US की गवर्नमेंट है या जो इंडिया के नेगेटिव चल रही थी, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कनाडा गए, कनाडा जाकर उनसे बात की, उनके अपने ऑफिसर्स से, उनके या जो लोग थे कनाडा के, उनसे कहा कि जो ये खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है इसको आप सपोर्ट मत करें, इसको हवा मत दें। तो बेसिक क्या है, वर्ल्ड में सिचुएशन चेंज हो रही है। और ये जो इसके जो मेन इम्पैक्ट होते हैं, जो कुछ है, गवर्नमेंट यहाँ गोली इसलिए नहीं चाहिए कि एक तो अपने लोग थे, क्या मारें, चाहे गद्दार भी हों बीच में, लेकिन दूसरी बात ये थी, ये नहीं चाहती थी इस इशू को बड़ा होकर के बाहर शोर मचाया जाए, वर्ल्ड में इसका वो हो, क्योंकि उससे इंडिया की इमेज खराब होती है। गवर्नमेंट को ये करने में कोई दिक्कत नहीं थी, गवर्नमेंट इसको राइट्स को भी कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को बुलेट का यूज़ करना पड़ता, जो गवर्नमेंट अवॉइड कर रही थी। इसीलिए हमारे पुलिस वाले 400 पुलिस वालों ने अपने यहाँ पे अपने आप को सेक्रीफाइस किया, इंजर्ड हुए, लेकिन इन्होंने इसको, गवर्नमेंट ने उसको रिप्लाई नहीं दिया। तो ये बेसिक क्या है कि ये जो एंटी नेशनल लोग हैं, मुझे लगता है कि ये पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ उस टाइम से हुआ है जब हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग भी होती रही है, इतने अच्छे तरीके से हमारी गवर्नमेंट चुनी, इलेक्शन भी जीती और सब कुछ किया। लेकिन कुछ जो स्टेट्स में हमारा इलेक्शन लूज़ हुआ, उससे ये चीज़ ये एनकरेज हुई है, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब आप देखेंगे कि अब जो अगला इलेक्शन होगा, जो मई में जिसके रिजल्ट आएंगे, वो केरला और वेस्ट बंगाल, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हमारी ये गवर्नमेंट ये इलेक्शंस को कंट्रोल कर पाती है, जीत पाती है, तो मुझे लगता है कि सारे इंडिया के अंदर जो वायलेंस का जो काम है ये खत्म हो जाएगा और PFI को भी चेक किया जाएगा। जी, PFI एक्टिव है पिछले 15-20 साल से ही। जी, केरला के अंदर, केरला से मध्य प्रदेश और उस बेल्ट कॉरिडोर से आते हुए उसके बाद वो दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली दंगों की भूमिका में PFI का एक बड़ा रोल रहा है। ये
18-19 की घटना है जब पीएफआई ने दिल्ली के अंदर अपने पोस्टर लगाने शुरू किए। इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट रही होंगी जी, क्योंकि मैंने ये पोस्टर देखे थे। मैंने ये पोस्टर देखने के बाद दिल्ली पुलिस के एक नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन था उसमें इन्फॉर्म भी किया कि ये पीएफआई के पोस्टर्स लगे हुए हैं। उन्होंने उन पोस्टरों को उतार दिया और आगे मुझे नहीं पता क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई, लेकिन इन्फॉर्मेशन आ गई और इन्फॉर्मेशन के 1 साल बाद दिल्ली में दंगे होते हैं। जी, तो जानकारी होने के बावजूद दंगे हो जाते हैं। क्या गवर्नमेंट दंगों को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं थी? देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पीएफआई जो बनी वो बनी 2006 में। शुरू में ऐसा कहा कि पॉलिटिकल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की हेल्प वगैरह करेगी। इसका 2010 में सिमी को बैन किया गया। जी, सिमी को बैन करने के बाद कुछ लोग पीएफआई में उसमें से चले गए। इसकी जो एक्टिविटीज़ थी, इसकी ओवरग्राउंड एक्टिविटी नहीं आई जिसके हिसाब से इसको बैन किया जाए। इसकी पहली जो एक्टिविटी नोटिस में आई वो आई दिल्ली दंगों के टाइम। जी, पूरी खबर थी गवर्नमेंट को, इसमें बात ही नहीं हो सकती कि हमारी आईबी के पास खबर नहीं थी या रॉ के पास खबर नहीं थी। फिर एक और हुआ कि बेंगलोर दंगों में इनका रोल हुआ, तो गवर्नमेंट को सारा कुछ पता है। फिर इसके में क्या था कि अक्टूबर 2018 में पीएफआई के जो 2 मेन लीडर्स थे ये गए थे टर्की। जी, टर्की में जाके एक उनकी एक जो इंटेलिजेंस, जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, शायद मोस्ट प्रोबेबली शायद एमआईटी थी, जिसके लिंक हैं आईएसआईएस के साथ। उसके साथ इनकी मीटिंग हुई और इनको उनके साथ भी मीटिंग हुई जो उस ऑर्गेनाइजेशन का इनकी टर्किश इंटेलिजेंस के साथ भी लिंक है, सबको पता है। और टर्की के प्रेसिडेंट उसने, क्योंकि वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इंडिया के अंदर पूरा सपोर्ट करेंगे। टर्की की भी आज इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ से कुछ लोग केरला से जाते हैं, ये स्पेशली टर्की, वहाँ पे हिंदू वो भी कन्वर्ट होते हैं और वहाँ जाकर के ये टेररिस्ट एक्टिविटी की ट्रेनिंग लेते हैं, सब कुछ है। उसके बाद इंडिया में आ जाते हैं चुपके से, तो लेकिन नोटिस में रहता है, लेकिन उनको तब भी पकड़ सकते हैं जब उनको आर्म्स के साथ पकड़ा जाए। साथ में जब आप देखते हैं कि मार्च 2020 में गुरुद्वारे में अटैक हुआ था काबुल में, उसमें एक केरला का आदमी इन्वॉल्व था। अब गवर्नमेंट का जो है, हमारी गवर्नमेंट सोई नहीं हुई, ना इंटेलिजेंस सोई हुई है। मैं सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव है इन चीज़ों के ऊपर। शायद वो भी अप्रोप्रिएट टाइम देख रहे हैं कि किस टाइम पे पीएफआई पे अटैक किया जाए या इसको बैन किया जाए। हो सकता है वेट कर रहे हो कि केरला के इलेक्शंस की, क्योंकि इसका ओरिजिन वो है काजीकोट में इनका पहला ऑफिस था और इनके आज 24 जगह में इनके ऑफिस हैं। तो उसकी वेट कर रहे हैं कि ये कब हो। और गवर्नमेंट का देखिए काम करने का तरीका होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, ये पेशेंस से काम करते हैं। 2-2 साल एक तो को वेट करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। अभी एक इंसिडेंट सामने आई है कि जर्मनी के अंदर वहाँ पे उन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मुस्लिम थी, उसको बैन किया, उसके लोगों को पकड़ना शुरू किया और वो गवर्नमेंट उनके ऊपर 2 साल से नज़र रखी हुई थी। जी, लेकिन क्या होता है, ये हाथ तभी डालते हैं जब इनके पास पूरी खबर हो, ताकि पूरा का पूरा नेटवर्क पकड़े। एक आदमी को 2 आदमी को पकड़ के नहीं होता। तो इसमें मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट पहले कोविड के चक्कर में चुप थी और अब सोच रही है कि शायद केरला में इलेक्शंस हो जाएं ताकि इन पे ऊपर इफेक्टिवली काबू पाया जाए। कि मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे हो सकता है कि बीजेपी की एक काफ़ी स्ट्रेंथ की पोजीशन आएगी केरला के अंदर। इस टाइम पे उनका एक एमएलए है और मैं सोचता हूँ कि अगली बार कम से कम 30 एमएलए आएंगे इनके केरला के अंदर, तो ये वहाँ के गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट डाल सकेंगे। जी, सूद साहब आपने बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे प्रश्नों का। मैं ज़्यादा लंबा इंटरव्यू करता नहीं हूँ, अभी के लिए हमारे दर्शकों के लिए इतना काफ़ी है। सूद साहब ने जो दिशा दी है, हमारी सरकार की जो दिशा है, उसको समझने की आवश्यकता है। भारत के हर व्यक्ति, हर राष्ट्रभक्त की ये सोच होनी चाहिए, ये दिशा होनी चाहिए जो सूद साहब की दिशा है। आपको समझना पड़ेगा कि देश की दिशा क्या होती है। इस राष्ट्र को बचाने के लिए राष्ट्र के गद्दारों से लड़ना, यही हमारा काम है, यही राष्ट्रभक्तों का कार्य है। और सभी दर्शकों से अपेक्षा है इस दिशा में विचार करें। इन प्रश्नों के, जिन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिल नहीं पा रहे थे, इनको पाने के लिए हमें सूद साहब जैसे व्यक्तित्व मिले हैं। हमें आगे भी इनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, इसी अपेक्षा से। नमस्कार सूद साहब। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।